Dear friends and students, welcome to my YouTube channel. Today we shall discuss about database system architecture. I have designed a series of lectures in the subject of database. The today's discussion will be on the database system architecture. Now what will be the outlines of today's lecture? We must know why database system architecture was proposed. What is three schema architecture? What is the need of database system architecture? When we discuss about three schema architecture, what will be its components like data models, schemas, mapping, DBMS languages, and data independence. So let us come to the database system architecture in detail now. It is also known as three schema architecture and this is also known as ANSI Spark architecture. जो भी विद्यार्थी मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, this is the most important topic for them. This is the information from my side to all the students. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पेपर में यह क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, लाइक एक्सप्लेन द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस, लाइक एक्सप्लेन द डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर, या व्हाट इज आंसाई स्पार्क आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम एनवायरनमेंट, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ ए यूजर विल एक्सेस द डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर. सो द क्वेश्चन इज व्हाई डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर वाज प्रपोज्ड. प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस एनवायरनमेंट, जो डेटाबेस सिस्टम एनवायरनमेंट होता है, उसकी कुछ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि डेटा इंडिपेंडेंस. डेटा इंडिपेंडेंस से मेरा मतलब है कि प्रोग्राम और डेटा एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है. सपोर्ट ऑफ मल्टीपल यूजर व्यूज. आपको पता है जब भी हम डेटाबेस सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ यूजर्स हु आर यूजिंग द डेटाबेस. सो द डेटाबेस सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर व्यूज. नेक्स्ट, आपको यह भी मैंने बताया है कि जब भी हम डेटाबेस की बात करेंगे तो हम खाली डेटाबेस की बात नहीं करते. वी ऑल्सो टॉक अबाउट द डेटाबेस डेफिनेशन, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द डेटाबेस स्ट्रक्चर. और जो डेटाबेस की डेफिनेशन होती है वो कहां पर स्टोर होती है? सिस्टम कैटलॉग में. सो द यूज ऑफ सिस्टम कैटलॉग टू स्टोर द डेटाबेस डिस्क्रिप्शन. तो जब हम डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करते हैं कि इसको प्रपोज करने की क्या जरूरत पड़ी, तो इसका आंसर ये आएगा कि दिस आर्किटेक्चर वाज प्रपोज्ड टू अचीव द थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच. नंबर वन, डेटा इंडिपेंडेंस. Number two, support of multiple user views, and number three is use of system catalog to store the database description. आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा. दिस इज नोन एज थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर ऑफ DBMS. मैंने यहां पर कलरिंग यूज की है. अगर आप देखेंगे तो टॉप पर हमारा एंड यूजर बैठा है. दिस इज द पर्सन हु विल अल्टीमेटली यूज द डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटाबेस. यहां पर तीन स्कीमास लिखे गए हैं, एक्सटर्नल स्कीमा 1, एक्सटर्नल स्कीमा 2 अप टू एक्सटर्नल स्कीमा n. एक कंसेप्चुअल स्कीमा है, एक इंटरनल स्कीमा है. ऐसे ही हमारे पास तीन लेवल्स होते हैं. एक है एक्सटर्नल लेवल जिसके ऊपर बहुत सारे एक्सटर्नल स्कीमास होते हैं. एक है कंसेप्चुअल लेवल जिसके ऊपर एक कंसेप्चुअल स्कीमा होता है. एक है इंटरनल लेवल जिसके ऊपर एक इंटरनल स्कीमा होता है. और सबसे नीचे हमारे पास होता है स्टोर्ड डेटाबेस. यहां पर डेटाबेस और डेटाबेस डेफिनेशन दोनों अलग अलग जगह पर स्टोर होते हैं. इस डायग्राम को डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ द मेन थिंग इज दैट व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर. हमने जो आपको पीछे तीन लेवल बताए हैं, एक एक्सटर्नल लेवल है, एक कंसेप्चुअल लेवल है, एक इंटरनल लेवल है. इन तीनों लेवल्स पर डेटा मॉडल्स कौन कौन से यूज होंगे, इन तीनों लेवल्स के कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन से स्कीमाज होंगे, लेवल्स के बीच में आपस में मैपिंग क्या होगी, कौन से लेवल पर कौन सी DBMS लैंग्वेज को यूज किया जाएगा,
और जो लेवल्स हैं उनके बीच में डेटा इंडिपेंडेंस कैसे काम करती है, दीज ऑल कलेक्टिवली मेक्स द कंपोनेंट्स ऑफ 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स ऑफ ANSI स्पार्क आर्किटेक्चर. नाउ व्हाट इज डेटा मॉडल? पहला कंपोनेंट डेटा मॉडल. Data model basically represent set of concepts to describe the structure of database. कि एक database के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास concepts का सेट होगा उसको बोला जाएगा data model. Now what we mean by structure of a database? Structure of a database का मतलब क्या है कि मान लिया एक database में student नाम का टेबल है और स्टूडेंट नाम के टेबल में एट्रीब्यूट्स हैं जैसे रोल नंबर है, उसकी क्लास है, नाम है. तो रोल नंबर की डेटा टाइप क्या होगी? जैसे कि रोल नंबर इंटीजर टाइप का होगा. रोल नंबर के ऊपर कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स होंगे? रोल नंबर के ऊपर कंस्ट्रेंट क्या होगा? जैसे कि रोल नंबर के अंदर केवल डिजिट्स आ सकते हैं, इसके अंदर कोई करैक्टर नहीं आ सकता. और एग्जांपल के तौर पर मैं बोल सकता हूं कि रोल नंबर के अंदर मैक्सिमम 6 डिजिट होंगे. तो इस तरह के कंस्ट्रेंट्स इंपोज किए जाते हैं. दूसरा, रिलेशनशिप्स अमंग डेटा आइटम्स, कि जो भी डेटा आइटम्स हैं जैसे रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, ये किसका है? एक स्टूडेंट का है. ये तीनों आइटम्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड है, इनका आपस में रिलेशनशिप है. तो जो डेटा मॉडल होता है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस. और इसके अंदर हम क्या करते हैं? डेटा आइटम्स की डेटा टाइप्स को डिस्क्राइब करते हैं, उनके ऊपर क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं वो बताते हैं, और डेटा आइटम्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करते हैं. Most data models also include a set of basic operations for specifying retrievals and updates on the database. कि स्ट्रक्चर के साथ साथ कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, जैसे कि रिट्रीवल ऑपरेशंस है, इंसर्शन ऑपरेशंस है, अपडेट है, मॉडिफिकेशन है. तो इसके बारे में भी डेटा मॉडल के अंदर डिस्कस किया जाता है. नाउ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डेटा मॉडल्स? 3 प्रकार के डेटा मॉडल होते हैं. पहला, हाई लेवल, जिसको हम कंसेप्चुअल डेटा मॉडल भी बोलते हैं. दूसरा, लो लेवल, जिसको हम फिजिकल डेटा मॉडल भी बोलते हैं. तीसरा, रिप्रेजेंटेशनल, जिसको हम इंप्लीमेंटेशन डेटा मॉडल भी बोलते हैं. नाउ व्हाट इज हाई लेवल डेटा मॉडल? हाई लेवल डेटा मॉडल provide concepts that are close to the way many users perceive the data. आपको पता है जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो बहुत सारे यूजर्स की बात करते हैं. हर एक यूजर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, उसको डेटाबेस में से डेटा एक्सेस करना है लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो हर एक यूजर का एक अलग तरीके का नजरिया है, एक अलग तरीके का व्यू है डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करने का. सो दिस हाई लेवल डेटा मॉडल प्रोवाइड्स द कंसेप्ट्स दैट आर क्लोज टू द वे मैनी यूजर्स परसीव द डेटा. जब हम हाई लेवल डेटा मॉडल की बात करते हैं तो हम कौन कौन से कंसेप्ट्स की बात करते हैं? हम एंटिटी की बात करते हैं, हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं, हम डेटा आइटम की बात करते हैं, हम फील्ड की बात करते हैं, हम डेटा आइटम्स के बीच में जो आपस में इंटरेक्शन है, जो रिलेशन है, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, कॉलेज है और स्टूडेंट है. एक कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं. स्टूडेंट है और टीचर है. एक स्टूडेंट कई टीचर से पढ़ सकता है, या मैं ये भी बोल सकता हूं एक टीचर कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है. ऐसे ही एक एग्जांपल है, एम्प्लॉय है और प्रोजेक्ट है. दोनों एंटिटीज हैं. एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पर काम करेगा, लेकिन एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी एम्प्लॉयज हो सकते हैं. तो दीज आर बेसिकली कंसेप्ट्स दैट आर क्लोज टू द वे यूजर वांट टू सी द डेटा. सो दीज are covered under high level data models. Now, what is low level data model? Low level data model provides concepts that describes how data is stored in the computer by representing information such as record formats, record ordering, access path. तो इन चीजों की जब बात करते हैं कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, बिट्स बाइट्स की फॉर्म में है, उनके एक्सेस पाथ्स क्या हैं, उनको कैसे स्टोर किया जाता है, कौन सा एक्सेस मेथड यूज किया जा रहा है, तो इस तरह के जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे लो लेवल डेटा मॉडल के अंदर कंसिडर किए जाते हैं. एंड दीज आर नॉट बेसिकली मीन्ट फॉर ए टिपिकल एंड यूजर. दीज आर मीन्ट फॉर एक्सपर्ट्स. दीज आर मीन्ट फॉर द कंप्यूटर स्पेशलिस्ट्स. Now, next is what is representational data model?
आपको मैंने हाई लेवल डेटा मॉडल बता दिया, आपको मैंने लो लेवल डेटा मॉडल बता दिया। दोनों डेटा मॉडल्स के बीच में जो डेटा मॉडल एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल। और जितने भी हमारे कॉमर्शियल डीबीएमएस हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, मोस्ट ऑफ देम यूज रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल्स। नाउ द रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल, क्योंकि इसे हाई लेवल डेटा मॉडल और लो लेवल डेटा मॉडल के बीच की बात है, सो इट प्रोवाइड कंसेप्ट्स that may be understood by the end users and it provide the concepts that may be understood by the computer specialists. In other words, we can say that it provide concepts that may be understood by end users but that are not too far removed from the way data is organized within the computer. It hides some details of data storage. अगर मैं रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल की बात करूं कि इसके अंदर कौन कौन से मॉडल्स फर्दर आते हैं, तो हम 3 मॉडल हम लोग इसके बारे में जानते होंगे। एक रिलेशनल मॉडल होता है, एक हिरार्किकल मॉडल होता है, एक नेटवर्क मॉडल होता है। ये तीनों मॉडल्स जो हैं दे आर कवर्ड अंडर रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट, हमने डेटा मॉडल जो कि पहला कंपोनेंट होता है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करेंगे स्कीमा की। नाउ व्हाट इज स्कीमा? ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। इसके अंदर भी 2 बातें होती हैं। जब हम पूरे के पूरे डेटाबेस की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो क्या वो लॉजिकल डिस्क्रिप्शन है, क्या वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है? यस, ये दोनों हैं। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड द फिजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्कीमा। और स्कीमा को दूसरे वर्ड्स में हम इंटेंशन भी बोलते हैं, इसको हम मेटा डेटा भी बोलते हैं। एक बात बड़ी क्लियर है, स्कीमा के अंदर डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डेटाबेस की जो डेफिनेशन है, डेटाबेस की जो डिस्क्रिप्शन है, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो सिस्टम कैटालॉग में होता है। और सिस्टम कैटालॉग के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको मेटा डेटा बोलते हैं, और मेटा डेटा को इंटेंशन भी बोलते हैं, और उसको स्कीमा भी बोलते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूं तो स्कीमा, इंटेंशन, मेटा डेटा, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, डेटाबेस डेफिनेशन, सिस्टम कैटलॉग, ये सारे के सारे जो होते हैं दे बेसिकली कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस, दे बेसिकली कंटेन द डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस। नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ स्कीमास? There are 3 levels, तो इट मीन्स देयर आर 3 स्कीमास। सबसे टॉप पर कौन सा था? एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल के ऊपर प्यारे बच्चों बहुत सारे एक्सटर्नल स्कीमास होते हैं। ध्यान से नोट कीजिएगा, सबसे बॉटम में मैंने लिखा है मैनी। देयर आर मैनी एक्सटर्नल स्कीमास। बीच में होता है हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल पर केवल एक कंसेप्चुअल स्कीमा होता है, ध्यान से देखिएगा, 1 कंसेप्चुअल स्कीमा। और ऐसे ही इंटरनल लेवल पर केवल एक इंटरनल स्कीमा होता है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, मैंने इसके बाद 1 लिखा है। सो देयर इज 1 इंटरनल स्कीमा, देयर इज 1 कंसेप्चुअल स्कीमा, बट देयर आर मैनी एक्सटर्नल स्कीमास। Now, what is internal schema? Internal schema basically describes the physical storage structure of database. जब भी हम ओवरऑल फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका मतलब हम इंटरनल स्कीमा की बात करते हैं। जब हम इट डिस्क्राइब्स द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ डेटा स्टोरेज एंड एक्सेस पाथ्स फॉर डेटाबेस, यानी कि डेटा स्टोरेज की बात है, फिजिकल स्टोरेज की बात है, एक्सेस पाथ्स की बात है, बिट बाइट्स की बात है, तो वो सारे की सारे किसके अंडर कवर होते हैं? इंटरनल स्कीमा के अंडर। और अगर मैं डेटा मॉडल की बात करूं तो इंटरनल स्कीमा कौन सा डेटा मॉडल यूज करेगा? यस, इंटरनल स्कीमा इट विल यूज ए लो लेवल डेटा मॉडल। नाउ कम टू द कंसेप्चुअल स्कीमा। ओवरऑल लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस इज नोन एज कंसेप्चुअल स्कीमा। ध्यान से नोटिस कीजिएगा, ओवरऑल लॉजिकल डिस्क्रिप्शन को बोलते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा और ओवरऑल फिजिकल डिस्क्रिप्शन को बोलते हैं फिजिकल स्कीमा। व्हेन आई टॉक अबाउट द ओवरऑल लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस, इट इज कंसर्न्ड फॉर ए कम्युनिटी ऑफ यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स से कंसर्न्ड होती है। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। It hides the detail of the physical storage structure and concentrates on describing what? Number 1, entities, data types, relationships, constraints, etc.
अब बात करते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा के पर कौन सा डेटा मॉडल यूज किया जाता होगा। यस, conceptual schema uses a high level data model or representational data model. Please make a note of it. Now come to the external schema. Each external schema describes part of the database that a particular user group is interested in. नोट करने वाली बात है, मैंने आपको बताया है एक डेटाबेस के बहुत सारे यूजर्स होंगे, हर एक यूजर अपने हिसाब से डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करना चाहता है। वो अपनी क्वेरी लिखेगा और डेटाबेस से रिक्वेस्ट करेगा कि भैया मुझे ये डेटा प्रोवाइड करो। तो ईच यूजर हैज इट्स ओन व्यू, और आई कैन से दैट ईच यूजर हैज इट्स ओन एक्सटर्नल स्कीमा। सिंस देयर आर नंबर ऑफ यूजर्स इन अ डेटाबेस सिस्टम एनवायरनमेंट, इट मींस देयर विल बी नंबर ऑफ एक्सटर्नल स्कीमास in case of database system environment. The point to be noted, it hides the rest of the database from the user group. यानी कि एक यूजर को जिस डेटा का यूज करना होता है, जिसमें वो इंटरेस्टेड होता है, उससे संबंधित व्यू ही उसको नजर आता है, उससे संबंधित व्यू पर ही वो काम करता है, बाकी से उसका कोई मतलब नहीं होता। अब बात करते हैं डेटा मॉडल की। एक्सटर्नल स्कीमा लेवल पर हाई लेवल डेटा मॉडल या रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल यूज किया जाता है। प्लीज इसको भी नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट points to remember, all the three schemas represent description of the data. प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, schemas means description of data, not the data. नोट कीजिए, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है, डेटा खुद नहीं है। जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है डेटा की वो डेटाबेस के अंदर होती है, और जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन है वो सारे के सारे स्कीमास होते हैं। सो एक्चुअल डेटा एग्जिस्ट इन द स्टोर्ड डेटाबेस। अब आप ध्यान से इस आर्किटेक्चर को देखिएगा। टॉप पर एंड यूजर्स हैं, तीन लेवल्स हैं, पहला एक्सटर्नल लेवल्स, दूसरा कंसेप्चुअल लेवल, तीसरा इंटरनल लेवल। एक्सटर्नल लेवल पर मैंने n स्कीमास दिखाए हैं, एक्सटर्नल स्कीमा 1, एक्सटर्नल स्कीमा 2 अप टू एक्सटर्नल स्कीमा n। बीच में कंसेप्चुअल स्कीमा है, उसके बाद इंटरनल स्कीमा है, और सबसे नीचे स्टोर्ड डेटाबेस है। अगर मैं डेटा मॉडल की बात करूं तो एक्सटर्नल स्कीमा और कंसेप्चुअल स्कीमा को लिखने के लिए कौन से डेटा मॉडल की जरूरत पड़ती है, कौन से डेटा मॉडल को ये यूज करता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इट यूजेस हाई लेवल और रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल। और अगर मैं इंटरनल स्कीमा की बात करता हूं तो ये लो लेवल डेटा मॉडल को यूज करता है। Now come to the third component of the three schema architecture, which is known as mapping between the levels. Now what is mapping? Process of transforming requests and results between levels of three schema architecture are called mappings. क्या मतलब हुआ इसका? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैपिंग, पहला एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग और दूसरा कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। आपको पता है एक्सटर्नल स्कीमा टॉप पर है, बीच में कंसेप्चुअल स्कीमा है, सबसे नीचे इंटरनल स्कीमा है। अगर एक्सटर्नल स्कीमा ने कंसेप्चुअल स्कीमा से बात करनी है, चाहे रिक्वेस्ट है चाहे रिजल्ट लेना है, तो कौन सी मैपिंग यूज होगी? एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। और जब कंसेप्चुअल स्कीमा ने इंटरनल स्कीमा से बात करनी है, कोई रिक्वेस्ट है या रिजल्ट्स है, वो कौन सी मैपिंग यूज करेगा? ही विल use conceptual internal mapping. Though there is mapping between the levels. As example, I can say that if I request to extract some data from the database, then the data extracted from the stored database must be reformatted to match the user's एक्सटर्नल व्यू। यानी कि यूजर ने एक रिक्वेस्ट दी, रिक्वेस्ट देने के बाद जिस फॉर्मेट में यूजर को डेटा चाहिए था उसी हिसाब से रीफॉर्मेटिंग होती है। और ये चाहे रिक्वेस्ट का काम है चाहे रिजल्ट्स को रीफॉर्मेट कर देने की बात है, ये काम कौन करता है? मैपिंग बिटवीन द लेवल्स। सो बात करते हैं एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग की। डीबीएमएस ट्रांसफॉर्म्स द रिक्वेस्ट specified on an external schema into a request against the conceptual schema. अब यूजर ने जो भी रिक्वेस्ट दी है एक्सटर्नल स्कीमा लेवल पर, अब उस रिक्वेस्ट को कंसेप्चुअल स्कीमा लेवल तक पहुंचाने के लिए कौन सी मैपिंग होगी? इट विल बी नोन एज एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। ऐसे ही हमारे पास होता है कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। डीबीएमएस ट्रांसफॉर्म्स द रिक्वेस्ट स्पेसिफाइड ऑन एन एक्सटर्नल स्कीमा इनटू अ रिक्वेस्ट against the conceptual schema, and then
This is the point to be noted, and then into a request on the internal schema for processing over the stored database. यानी कि पहले एक्सटर्नल स्कीमा ने जब कंसेप्चुअल स्कीमा से बात करनी है तो एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग काम करेगी, और जब कंसेप्चुअल स्कीमा ने इंटरनल स्कीमा से बात करनी है तो कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग काम करेगी. So see this example. This is the third. I have added the third component now in this architecture. आप ध्यान से देखिएगा, एक्सटर्नल स्कीमास और कंसेप्चुअल स्कीमा के बीच में एक ऑरेंज कलर में एक ऐड किया गया है एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग. ऐसे ही कंसेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा के बीच में एक और चीज ऐड की गई है. दिस इज नोन एज कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग. तो अगर आप इस 3 स्कीमा आर्किटेक्चर को देखेंगे तो मैंने यहां पर 3 कंपोनेंट्स को कवर कर लिया. कौन कौन से? पहला, एक्सटर्नल स्कीमास कौन कौन से हैं. दूसरा, एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा, ये 3 प्रकार के स्कीमा होते हैं. दूसरा, मैपिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग और कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग. इससे पहले डायग्राम में हमने क्या कंसीडर किया था? हमने डेटा मॉडल को कंसीडर किया था. तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 कंपोनेंट डिस्कस हो चुके हैं. पहला डेटा मॉडल, दूसरा स्कीमास और तीसरा मैपिंग. अब हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की. आपको पता है, जब भी कोई स्कीमा लिखना होता है, जब भी कोई कार्य करना होता है, तो उसको करने के लिए किसी ना किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है. और जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, जब हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो लैंग्वेज को जनरली 2 कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है. एक डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए और एक डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए. यानी कि देयर इज ए डेटा डिस्क्रिप्शन एंड देयर इज ए डेटा मैनिपुलेशन. अब जो डीबीएमएस इन तीनों लेवल्स के बीच में क्लियर कट सेपरेशन करता है. 3 लेवल कौन कौन से? एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल. वहां पर जो लैंग्वेजेस यूज होंगी वहां पर होगी वीडीएल, डीडीएल, एसडीएल और डीएमएल. वीडीएल से मेरा मतलब है व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज, डी से मेरा मतलब है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, एसडीएल से मेरा मतलब है स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल से मेरा मतलब है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. लेकिन अगर डीबीएमएस में लेवल्स के बीच में क्लियर कट सेपरेशन नहीं है तो वहां पर हम बोलेंगे कि 2 लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं, एक डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए और एक डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, यानी कि डीडीएल और डीएमएल. नाउ एक्सटर्नल स्कीमा पे कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी? वीडीएल. आप इसको नोट कीजिएगा, व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज. ऐसे ही कंसेप्चुअल स्कीमा पर कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी? डीडीएल, जिसको बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज. और इंटरनल स्कीमा लेवल पर कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी? एसडीएल, इसको बोलते हैं स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज. नाउ हाउ वी विल डिफाइन द मैपिंग. आपको पता है 2 तरीके की मैपिंग है, एक एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग है और दूसरी कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग है. अगर मैं कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग की बात करता हूं तो इसको डिफाइन करने के लिए चाहे तो आप डीडीएल यूज करें, चाहे तो आप एसडीएल यूज करें. लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल स्कीमा की बात करता हूं, एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग की बात करता हूं, तो उसको डिफाइन करने के लिए आपको वीडीएल का यूज करना पड़ेगा, व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा. अब ध्यान से देखिएगा, इस आर्किटेक्चर में मैंने मैपिंग के साथ एक वर्ड ऐड किया है, एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग. इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? आप व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज को यूज कीजिए, आप डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को यूज कीजिए. और ऐसे ही कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग है, वहां पर आप चाहें तो डीडीएल यूज कीजिए, चाहे तो आप एसडीएल यूज कीजिए. तो इस तरीके से हम लैंग्वेजेस को यूज करते हैं. अगर लेफ्ट हैंड साइड पर आप ध्यान से देखेंगे 3 लेवल्स हैं, एक्सटर्नल लेवल है, कंसेप्चुअल लेवल है, इंटरनल लेवल है. एक्सटर्नल लेवल पर वीडीएल यूज होती है, कंसेप्चुअल लेवल पर डीडीएल और इंटरनल लेवल पर एसडीएल यूज होती है. नाउ कम टू डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट कर दिया. अब डेटाबेस के अंदर जो डेटा है उसके ऊपर ऑपरेशंस लगाने हैं, उसमें से रिट्रीवल करना है, उसमें डेटा को इंसर्ट करना है, उसमें से डेटा को डिलीट करना है, डेटा को मॉडिफाई करना है, डेटा को अपडेट करना है. कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी विद्यार्थियों? डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. तो जो ऑपरेशनल पार्ट है, जितने भी ऑपरेशंस हम डेटाबेस के ऊपर लगाते हैं उसके लिए डीएमएल का यूज किया जाता है. तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा. एसक्यूएल आपने नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. जितनी भी लैंग्वेज मैंने आपको बताई है, चाहे वीडीएल है, चाहे डीडीएल है, चाहे एसडीएल है और चाहे डीएमएल है, जो 3 लैंग्वेजेस वीडीएल, डीडीएल और एसडीएल हैं, ये डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस हैं.
यानी कि एक्सटर्नल स्कीमास को डिफाइन करने के लिए, कंसेप्चुअल स्कीमा को डिफाइन करने के लिए और इंटरनल स्कीमा को डिफाइन करने के लिए। और एक्चुअल जो फिजिकल डेटाबेस है, स्टोर डेटाबेस है, वहां पर डीएमएल काम करती है। और अगर मैं इन चारों लैंग्वेजेस को मिला देता हूं तो मैं कहता हूं हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बन गई। यानी कि आई कैन से दैट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, storage definition language and data manipulation language, and this SQL is known as relational database language. Now come to the data independence. What is data independence? Data is independent of the program. वो प्रोग्राम जो डेटा से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि एक को बदलो तो दूसरे पे फर्क ना पड़े, उसको डेटा इंडिपेंडेंस बोला जाता है। तो जो इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फाइल्स इज स्टोर्ड इन द सिस्टम कैटलॉग सेपरेटली फ्रॉम द एक्सेस प्रोग्राम्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर प्रोग्राम के अंदर नहीं होता। डेटा को और डेटाबेस के स्ट्रक्चर को दोनों को अलग अलग जगह पर रखा जाता है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्सेस प्रोग्राम एंड दिस इज नोन एज डेटा इंडिपेंडेंस। अगर मैं 3 स्कीमा आर्किटेक्चर की बात करता हूं तो मैं इसको टेक्निकली ऐसे डिफाइन करूंगा। कैपेसिटी टू चेंज द स्कीमा एट वन लेवल ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम विदाउट हैविंग टू चेंज द स्कीमा एट द नेक्स्ट हायर लेवल। कि अगर मैं एक लेवल पर स्कीमा को चेंज करता हूं बिना ऊपर के लेवल्स को चेंज किए हुए, तो मैं बोलूंगा डेटा इंडिपेंडेंस है, प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस है। अब आप इस डायग्राम को दोबारा देखिएगा, इसमें 2 चीजें आगे और ऐड कर दी गई हैं। बॉटम पर देखिएगा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब सबसे टॉप पर क्या है, बहुत सारे एक्सटर्नल स्कीमास, बीच में क्या है, कंसेप्चुअल स्कीमा। अगर मैं कहता हूं कि कंसेप्चुअल स्कीमा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल स्कीमास, इट मींस दिस इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। और ऐसे ही मैं बोलता हूं जो इंटरनल स्कीमा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेप्चुअल स्कीमा एंड एक्सटर्नल स्कीमास, दिस इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। मैंने आपको बताया है कि अगर एक लेवल का स्कीमा अपने से ऊपर वाले लेवल्स के स्कीमा के इंडिपेंडेंट है तो उसको डेटा इंडिपेंडेंस बोला जाता है। अब कंसेप्चुअल स्कीमा के ऊपर कौन कौन से लेवल्स हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल स्कीमास। अगर कंसेप्चुअल स्कीमा एक्सटर्नल स्कीमास के इंडिपेंडेंट है तो उसको बोला जाएगा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ऐसे ही इंटरनल स्कीमा के ऊपर कौन कौन से लेवल हैं, एक कंसेप्चुअल स्कीमा और बहुत सारे एक्सटर्नल स्कीमास। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर इंटरनल स्कीमा इंडिपेंडेंट है कंसेप्चुअल स्कीमा के और एक्सटर्नल स्कीमास के, तो आई विल से दैट दिस इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। So there are 2 types of data independence. Number 1, logical data independence. Number 2, physical data independence. So I can say that capacity to change the conceptual schema without having to change the external schemas is known as logical data independence. यानी कि conceptual schema को change कर दो बिना external schemas को change किए तो उसको logical data independence बोला जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कि internal schema को change कर दिया जाए बिना conceptual schema को change किए हुए और बिना external schemas को change किए हुए, तो उसको बोला जाएगा physical data independence. In other words, capacity to change the internal schema without having to change the conceptual schema or external schemas is known as physical data independence. अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम को मैंने कंप्लीट दिखाने की कोशिश की है। टॉप पर हमारे पास क्या है, एंड यूजर्स। एंड यूजर्स किसको एक्सेस करेंगे, डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करेंगे। तो एंड यूजर ने रिक्वेस्ट दी डेटाबेस को कि मेरी ये क्वेरी है और मुझे ये डेटा चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, वो जाएगी एक्सटर्नल लेवल पे। किसके पास, थ्रू एक्सटर्नल स्कीमास। एक्सटर्नल स्कीमा इंटरेक्ट करेगा कंसेप्चुअल स्कीमा से, कंसेप्चुअल स्कीमा इंटरेक्ट करेगा इंटरनल स्कीमा से, और इंटरनल स्कीमा क्या करेगा, डेटाबेस में से जो भी डेटा एक यूजर को चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सट्रैक्ट करके उसको एंड यूजर को प्रोवाइड करेगा। और साथ ही क्या है, जब मुझे एक्सटर्नल स्कीमा को लिखने की बात आती है तो मैं व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज यूज करूंगा। जब कंसेप्चुअल स्कीमा को लिखने की बात आती है तो मैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की यूज करूंगा। और जब इंटरनल स्कीमा की बात आती है तो मैं स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज यूज करूंगा। और ऐसे ही जब मैं मैपिंग की बात करता हूं, एक्सटर्नल स्कीमा और कंसेप्चुअल स्कीमा के बीच में कौन सी मैपिंग है, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। ऐसे ही कंसेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा में कौन सी मैपिंग है, दिस इज नोन एज कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। और जब मैं मॉडल्स की बात करता हूं तो एक्सटर्नल स्कीमा और कंसेप्चुअल स्कीमा लेवल पर कौन सा मॉडल यूज होगा, चाहे तो आप हाई लेवल डेटा मॉडल यूज कर लीजिए और चाहे आप रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल यूज कर लीजिए। और ऐसे ही इंटरनल स्कीमा लेवल पर कौन सा मॉडल यूज होगा, आप लो लेवल डेटा मॉडल यूज करेंगे।
इसके बाद डेटा इंडिपेंडेंस दो तरीके की होती है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या है, जो कंसेप्चुअल स्कीमा है वो इंडिपेंडेंट है एक्सटर्नल स्कीमास के। दूसरा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल स्कीमा जो है वो इंडिपेंडेंट है कंसेप्चुअल स्कीमा के और एक्सटर्नल स्कीमास के। तो हमारे पास जो 5 कंपोनेंट्स थे, पहला स्कीमास, दूसरा डेटा मॉडल, तीसरा मैपिंग, चौथा डेटा इंडिपेंडेंस और पांचवा लैंग्वेजेस। ये पांचों के पांचों कंपोनेंट्स इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो जब भी एक यूजर ने डेटाबेस में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा तो वो इस 3 स्कीमा आर्किटेक्चर को यूज करके, यानी कि इन पांचों कंपोनेंट्स को यूज करके डेटाबेस में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऑनसाइट स्पार्क आर्किटेक्चर की बात करता हूं तो प्रोग्रामर व्यू को एक्सटर्नल स्कीमा बोला जाता है, ओवरऑल लॉजिकल व्यू को कंसेप्चुअल स्कीमा बोला जाता है और फिजिकल व्यू को इंटरनल स्कीमा बोला जाता है। कोडासिल की बात करता हूं, प्रोग्रामर व्यू को सब स्कीमा बोला जाता है, ओवरऑल लॉजिकल व्यू को स्कीमा बोला जाता है और फिजिकल व्यू की बात करता हूं तो फिजिकल डेटा डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। ऐसे आईबीएम की बात करता हूं तो हमारे पास एक्सटर्नल स्कीमा की जगह वर्ड यूज किया जाता है प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन ब्लॉक, कंसेप्चुअल स्कीमा की जगह वर्ड यूज किया जाता है लॉजिकल डीबीडी और इंटरनल स्कीमा की जगह वर्ड यूज किया जाता है फिजिकल डीबीडी। और बाकी भी बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं जहां पर सब मॉडल, लोकल व्यू, मॉडल, एंटिटी सेट, एंटिटी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम, 3 schema architecture. So I have told you why database system architecture was proposed, what was the need of database system architecture, and then I discussed the following 5 components of 3 schema architecture in detail. Number 1 data model, number 2 schemas, number 3 mapping, number 4 DBMS languages, and number 5 data independence. So with these words I thank you very much. Thanks a lot. Thank you.